वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 5 अप्रैल 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल एम प्राइम के बारे में है। यहाँ पर एम का फुल फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन और प्राइम का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो पूरा मामला ये है कि अटल इनोवेशन मिशन यानी कि एम नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ मिलकर एम प्राइम को लॉन्च किया। एम प्राइम अगर एक वर्ड में कहा जाए तो है क्या? ये एक प्रोग्राम है। अगर ये एक प्रोग्राम है तो इसका उद्देश्य क्या है? ये साइंस बेस्ड डीप टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हैं। डीप टेक्नोलॉजी ये वर्ड बार बार आएगा, इसका मतलब समझ लेते हैं। डीप टेक्नोलॉजी कोई भी हाई कटिंग एज या डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी होती है, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें इंटेंसिव रिसर्च की आवश्यकता पड़ी हो और वो इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हो कि अगर उसे इस्तेमाल किया जाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता हो, उस सेक्टर में डिसरप्शन क्रिएट हो सकता हो, तो उसे डीप टेक कहा जाता है। वो साइंटिफिक डिस्कवरी हो सकती है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या मेडिसिन का कोई इनोवेशन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई ऐसी मेडिकल डिवाइस या टेक्निक तैयार कर दे जिससे कैंसर का इलाज हो जाए, कुछ ऐसा डेटा एनालिटिक्स आ जाए जिससे हम फार्मर्स को ज़्यादा फूड ग्रो करने में हेल्प कर सकें, या कोई ऐसा क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन जिससे क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट को कम किया जा सके। ये सब डीप टेक के एग्जाम्पल माने जाएंगे। तो इसमें होगा ये कि 12 महीनों के लिए ट्रेनिंग और गाइडेंस दिया जाएगा ऐसे लोगों को जो डीप टेक के फील्ड में काम करना चाहते हैं। इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वेंचर सेंटर के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर कोई भी ऐसा होता है व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसी संस्था जो सपोर्ट करे, मदद करे किसी को, उसे इंक्यूबेटर कहा जाता है। एलिजिबल कौन होंगे? कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलपर, कोई स्टार्टअप होगा, साइंटिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं जो डीप टेक के लिए वर्क करते हैं, वो इसमें एलिजिबल होंगे, जिनके पास स्ट्रॉन्ग साइंस बेस्ड आइडिया हो डीप टेक को लेकर। सीईओ या फिर सीनियर इंक्यूबेशन मैनेजर्स जो अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा फंडेड अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स में ऑलरेडी डीप टेक के एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, वो भी इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा? जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उन्हें कई सारे रिसोर्सेज की एक्सेस दी जाएगी, जिससे वो अपने डीप टेक के डेवलपमेंट में और बढ़िया काम कर सकते हैं। उनके पास लेक्चर सीरीज, लाइव टीम प्रोजेक्ट्स, एक्सरसाइजेस या प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मेंटरिंग भी अवेलेबल होगी। उनके पास प्ले बुक, क्यूरेटेड वीडियो लाइब्रेरी और पीयर टू पीयर लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी होगी। कुल मिला के उनको एक ऐसा माहौल दिया जाएगा कि वो डीप टेक में जो भी डेवलपमेंट्स करना चाहते हैं उसे अच्छे से कर सकें। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस 2021 के बारे में है। हाल ही में इसे अप्रूव किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके बाद जो लोग रेयर डिसीजेस के केयर गिवर्स हैं और जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इससे डिससेटिस्फाइड हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज पर बात करेंगे, उसके पहले आप समझ लीजिए कि रेयर डिसीज होती क्या है। रेयर डिसीज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये रेयर होती है। इसे समटाइम्स ऑर्फन डिसीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी पॉपुलेशन को प्रभावित करती है। 1000 में एक या उससे भी कम केसेस आते हैं ऐसे डिसीज के, उसे रेयर डिसीज कहा जाता है। रेयर डिसीज जेनेटिक होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। एक व्यक्ति जिसको है पूरे लाइफ टाइम रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया या ऑटो इम्यून डिसीज, ये सब रेयर डिसीज के एग्जाम्पल हैं। अब इसके साथ दिक्कत क्या है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, रेयर डिसीज कम लोगों को होती है। कम लोगों को होना इसकी सबसे बड़ी समस्या है। क्या? फिर इसमें रिसर्च और इनोवेशन के चांसेस कम होते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन इसमें मेडिसिन बनाने को लेकर इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि अगर वो उसे तैयार कर भी लें बहुत ज़्यादा रिसर्च या मेहनत करने के बाद, तो उसका वो कमर्शलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसे खरीदने वाले लोग कम होंगे। अगर कोई रेयर डिसीज के लिए मेडिसिन बन भी जाती है तो वो बहुत महंगी होती है, क्योंकि वो कंपनी अपना प्रॉफिट अवेल करेगी, इसके लिए वो मेडिसिन को महंगा कर देते हैं। तो जो लोग उससे ग्रसित हैं वो उसे एक्सेस ही नहीं कर पाते। इसीलिए लंबे समय से ज़रूरत थी कि सरकार रेयर डिसीजेस को लेकर कुछ करे, तो वो अभी एक पॉलिसी लेकर आए हैं। इस पॉलिसी का बिल्कुल उद्देश्य ये है कि जो रेयर डिसीज का प्रेवलेंस है हम उसे कम करें और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी को ऑप्ट करें, अवेयरनेस जनरेशन करें, काउंसलिंग प्रोग्राम चलाएं और अफोर्डेबल हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करें, ताकि लोग रेयर डिसीजेस से लड़ सकें। इसमें रेयर डिसीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी में वो डिसीज आती है जिसको आप एक बार क्योर कर देंगे तो सही हो जाएगा वो डिसीज। दूसरी कैटेगरी में वो डिसीज आएंगी जिनको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तीसरी कैटेगरी में वो डिसीज हैं जिनका एक डिफरेंट ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है,
लेकिन कौन लोग हैं जो उस बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। तो 3 कैटेगरीज 1, 2, 3 डिवाइड की गई है। गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेगी? कैटेगरी 1 में ऐसी बीमारी जिसका एक बार में इलाज कर दीजिए, काम बन जाएगा, उसके लिए 20 लाख रुपए तक का असिस्टेंस दिया जाएगा राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम के तहत। जो भी ग्रुप ए की डिसीज है, पहला वाला, यहां पर केवल बीपीएल फैमिलीज ही कवर नहीं होंगी, रेदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो भी पॉपुलेशन है उसकी लगभग 40% पॉपुलेशन इसके एम्बिट में आ जाएगी। अब दूसरे की बात करते हैं जिसमें लाइफ लॉन्ग सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ऐसी कंडीशन में देखिए, सेलेक्ट किया जा सकता है पेशेंट को कि हम किसे ये सपोर्ट देने वाले हैं। स्टेट गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। स्पेशल डाइट, हार्मोनल सप्लीमेंट या लो कॉस्ट इंटरवेंशन की मदद से इसे अगर सपोर्ट किया जा सकता है ऐसे लोगों को, तो सभी को तो नहीं किया जा सकता, स्टेट गवर्नमेंट चूज कर सकती है, कंसिडर कर सकती है स्पेसिफिक पेशेंट्स को। यहां पर ग्रुप 3 की बात करते हैं, जहां पर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन लोग हैं जो इस इलाज के लिए एलिजिबल हैं, जिनको इलाज देना चाहिए। इसके लिए क्राउड फंडिंग की भी बात की गई है, क्योंकि सरकार सभी लोगों का पूरा खर्च वहन नहीं कर पाएगी, तो जो पैसा इकट्ठा होगा उसका इस्तेमाल तीसरी कैटेगरी में इलाज के लिए किया जा सकता है। एक नेशनल हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री ऑफ रेयर डिसीज बनाने की भी बात की गई है। अगर रजिस्ट्री बन जाएगी तो इससे मदद ये मिलेगी कि हम डेटा अच्छे से गैदर कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सी डिसीज रेयर है और कौन सी नहीं है, ताकि उनमें रिसर्च हो, उनकी मेडिसिन बने और इलाज अच्छे से किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल यूएन वुमेन के बारे में है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी 3 लाख यूएस डॉलर कंट्रीब्यूट किया यूएन वुमेन को, ताकि जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट का जो उनका गोल है वो उसके लिए काम कर सकें। है क्या ये यूनाइटेड नेशंस की एक एंटिटी है जो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने का प्रयास करती है, वुमेन को एम्पावर करती है। 2010 में इसे स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के द्वारा। हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में है। इसके पहले देखिए 4 एंटिटीज हुआ करती थी यूएन सिस्टम में, जिनके नाम हैं डॉ, इंस्ट्रॉ, ओसागी और यूनिफेम। इन सभी को एक में मर्ज करके यूएन वुमेन बना दिया गया। फुल फॉर्म देखते हैं। डॉ का फुल फॉर्म है डिवीजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, इंस्ट्रॉ इंटरनेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, ओसागी ऑफिस ऑफ स्पेशल एडवाइजर ऑन जेंडर इश्यूज एंड एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, और यूनिफेम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन। सबको मर्ज किया, यूएन वुमेन बना दिया 2010 में। इंटर गवर्नमेंटल जो बॉडीज हैं ये उनको सपोर्ट करती है, अगर कमीशंस वगैरह हैं, ताकि वो अच्छे से पॉलिसीज फ्रेम कर सकें, अच्छे स्टैंडर्ड्स ऑप्ट कर सकें जो ग्लोबल लेवल पर एप्लीकेबल हैं। जो मेंबर स्टेट्स हैं ये उनको भी मदद करते हैं कि वो स्टैंडर्ड्स को अच्छे से फॉलो करें। अगर उन्हें कोई टेक्निकल या फाइनेंशियल सपोर्ट रिक्वायर्ड है, वो मांग रहे हैं, तो यूएन वुमेन उनको वो भी देता है। एट द सेम टाइम जो यूएन सिस्टम है उसको भी अकाउंटेबल रखता है कि जो उनका जेंडर इक्वलिटी का गोल है वो उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं कि नहीं, और उनके प्रोग्रेस को भी ये मॉनिटर करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड के बारे में है। आप इसे शॉर्ट में HSN कोडेक्स बोल सकते हैं। अभी न्यूज ये आई कि ऐसे जीएसटी टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा था, उन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए HSN कोड लेना होगा। अब HSN कोड होता क्या है? ये 6 डिजिट का एक कोड होता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूं आसान भाषा में कि ये एक इंटरनेशनल कोड है। इंटरनेशनल कोड है तो कोई इंटरनेशनल एंटिटी ही इसे रेगुलेट करती होगी, बिल्कुल। इसे डेवलप किया जाता है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WCO ने इसे डेवलप किया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है एक देश से दूसरे देश में, उनके नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकते हैं। आप उसकी इनवॉइस या पैकेट पर नाम देखकर आइडेंटिफाई करने में मुश्किल फील करेंगे। ये नंबर, ये कोड मदद करता है, एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आता है, एक हार्मोनाइजेशन क्रिएट करता है वेरियस कंट्रीज के बीच में, जिससे एक रूपता आती है। तो मतलब ये हार्मोनाइजेशन क्रिएट करने वाला एक सिस्टम है। नॉमेनक्लेचर प्रोडक्ट के नामों में आपको दिक्कत ना हो, आइडेंटिफिकेशन में मदद मिल जाती है। इसे आप एक यूनिवर्सल इकोनॉमिक लैंग्वेज बोल सकते हैं गुड्स के लिए, सामानों के लिए। मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट नॉमेनक्लेचर होता है ये। वर्तमान में 5000 से ज़्यादा जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं उनके लिए ये कोड जारी किया जा चुका है। 200 से ज़्यादा कंट्रीज अपनी कस्टम टैरिफ्स में, इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स में और ट्रेड पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में इन कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे जो कस्टम और ट्रेड प्रोसीजर्स हैं वो हार्मोनाइज हो जाते हैं। उनमें पूरे देश, पूरी दुनिया में एक रूपता आपको देखने को मिलेगी, एक जैसा सिस्टम देखने को मिलेगा। इससे इंटरनेशनल ट्रेड की कॉस्ट घटती है और इससे आसानी होती है। ठीक है, जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मेगालिथिक एरा केव के बारे में है। अभी हाल ही में एक रॉक कट केव को देखा गया जो कि मेगालिथिक पीरियड से बिलोंग करता है।
कर्नाटका के उडुपी में, वहां पर जब अनंत पद्मनाभ टेम्पल को रिनोवेट किया जा रहा था तो ये केव हमें मिली। बताया जा रहा है कि ये केव लगभग 800 बीसी के जो आसपास का समय है उस समय से बिलोंग करती है। मेगालिथिक एरा की बात कर लेते हैं सबसे पहले। मेगालिथिक एरा एक ऐसा एरा था जहां पर हम हिस्ट्री को बरियल्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं या स्टडी करते हैं। बहुत बड़े बड़े बरियल्स बनाए जाते थे। बरियल में एक व्यक्ति को बरी करने के बाद उसके चारों ओर बहुत बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। मेगालिथ का मतलब ये होता है बड़े पत्थर। ऐसे पत्थर हमें साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और कश्मीर में भी मिले हैं। तो इनकी स्टडी करके हम उस समय की हिस्ट्री को जानने का प्रयास करते हैं। मेगालिथिक कल्चर देखिए ओवरलैप करता है जो चैल्कोलिथिक एज है उसके साथ। इन जनरल माना जाता है कि मेगालिथिक कल्चर जो है वो 1000 बीसी से 100 बीसी के बीच रहा, लेकिन ज़्यादा मान्यता यह है कि ये 600 बीसी से 100 बीसी के बीच में रहा। तो डेट में काफ़ी वेरिएशन है। सिमिलर मेगालिथिक रॉक कट केव्स हमें कुछ और भी जगहों पर मिली हैं कर्नाटका के कोस्टल एरियाज में ही, जैसे कि पवनजी सुब्रमण्य टेम्पल, सूदा सुब्रमण्य टेम्पल या शास्त्रु सुब्रमण्य टेम्पल, वहां पर भी हमें ऐसी ही केव्स देखने को मिली हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी बांग्लादेश की, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन थी। उन्होंने ये कहा कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे वो बांग्लादेश में उराकुंडी में विजिट करते हैं, जो कि बर्थ प्लेस है मतुआ सेक्ट के जो फाउंडर रहे हैं हरिचंद्र ठाकुर उनका। इससे जो इमिग्रेंट्स इंडिया में आए हुए हैं मतुआ कम्युनिटी के, वो उनके वोट्स को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको इलेक्शन कमीशन इशू करता है। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को इलेक्शन के पहले इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके। इस बारे में इलेक्शन कमीशन को अधिकार आर्टिकल 324 से मिलता है, जहां उन्हें यह कहा गया है कि वो इलेक्शंस को सुपरवाइज करेंगे अच्छी तरीके से। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद रिजल्ट अनाउंस होने तक बना रहता है। प्रोविजन में यह है कि अगर कोई व्यक्ति मीटिंग करने वाला है तो उसे अथॉरिटीज को पहले ही बताना होता है ताकि वो उसका वेन्यू क्या है, टाइम क्या है, ताकि एडिक्वेट सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। दो कैंडिडेट्स अगर रैली निकाल रहे हैं, रूट एक ही है, तो जानकारी पहले देनी होती है ताकि समय क्लैश ना करे। जो अथॉरिटीज होती हैं वो सभी पोलिंग बूथ पर जो भी अपने पार्टी वर्कर्स को ऑथराइज्ड वे में रख रहे हैं उनको एक आइडेंटिटी बैज देंगे, जिसमें पार्टी नेम, सिंबल या कैंडिडेट का नाम नहीं होगा, केवल आइडेंटिफिकेशन पर्पज से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ काम नहीं किए जा सकते ड्यूरिंग एमसीसी। कास्ट या कम्युनल फीलिंग का इस्तेमाल वोट्स के लिए नहीं किया जा सकता। कैंडिडेट को अनवेरिफाइड रिपोर्ट के बेसिस पे आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। वोटर्स को ब्राइब नहीं करेंगे या फिर उन्हें किसी भी तरीके से धमकाने का प्रयास नहीं करेंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसके ओपिनियन से आप खुश नहीं हैं उसके घर के सामने डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। पार्टीज पब्लिक एक्सचेकर से पैसा निकालकर एडवर्टीज नहीं कर सकती। मास मीडिया का इस्तेमाल, जो ऑफिशियल मास मीडिया है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी विक्ट्री को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात की। कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। एम प्राइम ये साइंस बेस्ड डीप टेक को प्रमोट करता है। ट्रेनिंग और गाइडेंस दिया जाएगा 12 महीने के पीरियड के लिए। नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस 2021 ऐसी रेयर डिसीजेस जिनमें हाई कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है, लाइफ लॉन्ग थेरेपी भी चाहिए होती है, उसमें 20 लाख रुपए तक का असिस्टेंस दिया जाएगा राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, इलेक्शन कमीशन इशू करता है पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट को रेगुलेट करने के लिए। यूएन वुमेन 2006 में स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर लंदन में है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। आज के सेशन में यहीं पे रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।